नमस्कार साथियों, आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ। जो टॉपिक है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। तो इस प्रकार है, अंग्रेजों के प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्र की नवीन प्रक्रियाओं से नगरों में एक नवीन मध्यम वर्गीय नागरिकों की एक श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन वर्ग ने तत्परता से अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण कर लिया एवं उन्हें रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था, जिसकी पृष्ठभूमि तो अलग अलग थी, लेकिन जिसकी ज्ञान, विचार, मूल्य की अग्रभूति समान थी। यह भारतीय समाज का छोटा परंतु गतिशील अंग था। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। इस समय स्पेन तथा पुर्तगाल की दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों के स्थान पर नए राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो रहे थे। यूरोप में भी यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने सामान्य रूप से तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने विशेष रूप से भारतीयों को प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा लाला लाजपत राय ने मेजिनी तथा उसके तरुण इटली आंदोलन का व्याख्यान दिए एवं लेख लिखे। एल्बर्टविल विवाद 1883। लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्टविल को लेकर एक विशेष समस्या खड़ी हो गई। रिपन ने इसके प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। उन्होंने इसके माध्यम से जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयत्न किया। यूरोपीय लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। यूरोपीय अधिकारी वर्ग ने यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का निर्माण कर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। अंग्रेजों के इस जातीय अहंकार ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। साहित्य की भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और लक्ष्मीदास बेजबरुआ, नर्मद सुब्रमण्यम भारती आदि राष्ट्रवादी साहित्यकारों की रचनाओं ने लोगों में राष्ट्रवाद के बीज बोए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। तो ये अभी मैं इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक भी जोड़ रही हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये टॉपिक बहुत मोस्ट है, तो इसको भी देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसकी नींव रखी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। A.O. ह्यूम, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में निम्न मुद्दों पर व्यापक वाद विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। यह निम्न है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। A.O. ह्यूम की भूमिका। कांग्रेस की स्थापना के कारण उद्देश्य। दीर्घकालीन विकास का परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का परिणाम थी। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इस बढ़ती हुई चेतना की पराकाष्ठा थी। कांग्रेस के गठन से पूर्व स्थापित हुए राजनीतिक संगठनों में इस चेतना को देखा जा सकता है। एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम में यह विचार प्रस्तुत किया है कि 17 भारतीय, जिन्होंने दिसंबर 1884 में और अड़यार में थियोसॉफिकल सम्मेलन में हिस्सा लिया, ने एक निजी बैठक में कांग्रेस के विचार को मूर्त रूप दिया। A.O. ह्यूम, S.N. बनर्जी इनमें शामिल थे। ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा, बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे आशय वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्यवाही के लिए एक निश्चित एवं स्पष्ट प्रणाली की। A.O. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई की स्थित गोलकदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि यह सम्मेलन पहले पूना में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैल जाने के कारण
इसका आयोजन मुंबई में किया गया। कलकत्ता के प्रमुख वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा एदलजी वाचा और काशीनाथ तैलक, वी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रगांवकर एवं सुब्रमण्यम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य थे: भारत राष्ट्र निर्माण को बल देना, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना एवं राष्ट्रीयता की मुख्यधारा में लाना, औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रकृति के प्रति लोगों में समझ विकसित करना, इसके आधार पर बौद्धिक संघर्ष को संगठित करना, साझा एवं अखिल भारतीय राजनीतिक मंच को स्थापित करना एवं सुदृढ़ बनाना, साझा राजनीतिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करना, प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों को प्रोत्साहित करना एवं लोक संप्रभुता की एक संकल्पना को विकसित करना। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की विचारधारा। उदारवादियों की नियमबद्ध प्रगति में आस्था थी। उन्होंने क्रांतिकारी आकस्मिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैधानिक रास्ता अपनाया। उनको मानना था कि इससे वे एक और जागरण एवं जन शिक्षा का विकास कर सकेंगे, वही अंग्रेजों को भी समझा सकेंगे कि भारतीय जनता की मांगें न्याय संगत हैं। इन्होंने विनम्रतापूर्वक अपील करना, दरखास्त भेजना, सभाएं आयोजित करना, प्रेस के द्वारा प्रचार करना आदि तरीकों के माध्यम से अपनी बात रखी। इन्होंने अपने कार्यक्रम को ऐसे मुद्दों से दूर रखा जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो जाए। सामाजिक सुधार का मुद्दा इनकी कार्यसूची में नहीं था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगें। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की मांगें निम्नलिखित थी: विधान परिषदों का विस्तार, उच्च सरकारी नौकरियों में अवसर, इंग्लैंड तथा भारत में ICS की परीक्षा आयोजित कर सिविल सेवा का भारतीयकरण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, प्रेस एवं भाषण पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा, सैनिक खर्च में कटौती, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति, नमक कर समाप्त करना, गृह प्रभाव में कमी, उत्पाद शुल्कों की समाप्ति, भारत में कुलियों के साथ व्यवहार की समाप्ति, वन कानून एवं प्रशासन द्वारा उत्पन्न किए गए कष्टों का निवारण, कारखानों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार और देशी उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्म्स एक्ट रद्द करना। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो आप लोग नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।